हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के शॉर्ट सीरीज के अंदर, जहां पर हम एसएससी जेईई मेंस के लिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको सिर्फ करना यह है कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखते हैं सेशन में उनको नोट डाउन करें, सेशन को ध्यान से डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करें। अगर आपको रिवीजन के लिए भी मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो एईसी प्लस एप्लीकेशन में प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जहां पर 200 से अधिक आवर्स के लेक्चर मॉड्यूल, 3000 से अधिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस, 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज और साथ में जो लेक्चर मॉड्यूल्स हैं और प्रैक्टिस सेशन इनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप एंड में रिवाइज कर पाए। So this is all about the course which is available on AEC Plus एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उसमें इस कोर्स को जाके आप इसके अदर बेनिफिट्स भी चेक कर सकते हैं। सेशन में आगे बढ़ेंगे, हमारा लेक्चर नंबर 2 और क्वेश्चंस यहां पर थ्योरम्स और मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस जो हैं, यानी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड, वहां से कुछ क्वेश्चंस यहां पर फ्रेम्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैन नॉट बी अप्लाइड इन प्लास्टिक डिजाइन एंड एज सच ऑल द लोड्स मस्ट बी इन पोजीशन। रीजन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड द डिफॉर्मेशन इन द प्लास्टिक रेंज इज नॉट लीनियर। तो इसमें आप ये समझें कि इसका जो सही आंसर होगा वो ये कि जो असर्शन है वो भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसा क्यों, वो समझते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये तब ही एप्लीकेबल होती है जब आपका मटेरियल लीनियरली इलास्टिक हो, मतलब उसमें लोड डिफॉर्मेशन के बीच में जो रिलेशन हो वो कैसा हो, लीनियरली इलास्टिक। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर हम पी डेल्टा कर्व बनाएं तो ग्राफ आपका ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, और जिस मटेरियल जो लीनियरली इलास्टिक होगा उसी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो प्लास्टिक डिजाइन जो है, प्लास्टिक डिजाइन के अंदर पी डेल्टा कर्व जो है प्लास्टिक डिजाइन के अंदर, इट्स नॉट लीनियरली इलास्टिक, इट्स नियर अबाउट, वो आपका ऐसा ग्राफ होता है किसके अंदर, प्लास्टिक डिजाइन के अंदर। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि लीनियर है या फिर बोल सकते हैं नॉन लीनियर रिलेशन होता है। प्लास्टिक डिजाइन के अंदर जो रिलेशन होता है पी डेल्टा में वो नॉन लीनियर होता है, और ये कहां एप्लीकेबल है, लीनियरली इलास्टिक में, जहां लीनियर हो, इसलिए वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बात सही है, असर्शन भी सही है। और रीजन क्या है, क्योंकि लोड डिफॉर्मेशन का जो रिलेशन है प्लास्टिक रेंज में वो नॉन लीनियर होता है। तो ये बात भी करेक्ट है, सही रीजन है कि नॉन लीनियर वेरिएशन होता है, इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। सो ए विल बी दी आंसर की बोथ एंड आर ट्रू, असर्शन भी सही, रीजन भी सही और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट इज द टोटल वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। रिजिड बॉडी पर जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन, द टोटल वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन, वो जीरो होगा रिजिड बॉडी में। रीजन है, इफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल मतलब नॉन रिजिड बॉडी, अगर नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, एज द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, उसमें छोटे मोटे डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्स विल ऑल्सो बी जीरो। मतलब नॉन रिजिड बॉडी में एक्सटर्नल वर्क डन जीरो होगा और रिजिड बॉडी में टोटल वर्क डन जीरो होगा। ये इसका यहां पे स्टेटमेंट हमें दे रखा है और हमें पूछा है कि क्या दोनों सही हैं और क्या वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो इसमें समझना है कि पहले तो जो रीजन आर है वो खुद ही गलत है और ये सही है, इसलिए यहां आंसर होगा सी, बोथ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसका रीजन ये है कि जो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल होता है, समझना ध्यान से, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंटरनल वर्क डन दोनों का सम क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये है क्या हमारा वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्क विल ऑलवेज बी जीरो। अब वहीं पर जब इस चीज को हम नॉन रिजिड बॉडी यानी डिफॉर्मेबल बॉडी में लगाते हैं
तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर माइनस ऑफ इंटरनल वर्क डन। मतलब नॉन रिजिड बॉडी में एक्सटर्नल वर्क डन भी जीरो नहीं होगा, इंटरनल भी नहीं जीरो होगा, और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। वहीं पर अगर इसी चीज को हम रिजिड बॉडी में लगाएं तो रिजिड बॉडी के अंदर एक्सटर्नल वर्क डन भी जीरो होता है और इंटरनल वर्क डन भी जीरो होता है। मतलब एक्सटर्नल भी जीरो और इंटरनल भी जीरो, तो टोटल वर्क डन भी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल भी जीरो है, इंटरनल भी जीरो है, दोनों का सम टोटल है, तो टोटल वर्क डन कितना है, जीरो। रिजिड बॉडी में एक्सटर्नल भी जीरो, इंटरनल भी जीरो, और नॉन रिजिड में दोनों का सम जीरो होता है। ये डिफरेंस है। आई एम रिपीटिंग, रिजिड बॉडी में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों इंडिविजुअली जीरो होते हैं और टोटल भी जीरो होता है, और नॉन रिजिड बॉडी में, डिफॉर्मेबल बॉडी में एक्सटर्नल होता है, इंटरनल वर्क डन होता है, बट दोनों का सम जीरो होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि टोटल वर्क डन जो है रिजिड बॉडी में वो जीरो होगा, तो रिजिड बॉडी में टोटल वर्क डन जीरो होगा। सही बात है, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब नॉन रिजिड बॉडी में एक्सटर्नल वर्क डन जीरो होगा। ये गलत है। एक्सटर्नल वर्क डन नॉन रिजिड बॉडी में इंटरनल के बराबर होता है, जीरो नहीं होता, दोनों का सम जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ लोड 500 किलो न्यूटन अप्लाइड एट अ पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर अबव। हमें एक बीम दे रखी है, इस पे 3 पॉइंट दे रखे ए बी सी। इसकी रिजिडिटी EI है, यहां पे 2EI है, यहां से यहां तक की लेंथ 3L/4 है, यहां से यहां तक की लेंथ L/4 है। 500 का लोड लग रहा है ए पर, तो उसके कारण ए पर और बी पर और सी पे डिफ्लेक्शन आता है। और जब 500 का लोड लग रहा है, लोड जब हमारा ए पे लग रहा है कितने का, 500 किलो न्यूटन का, तो डिफ्लेक्शन ए पर भी आ रहा है, बी पर भी आ रहा है, सी पर भी आ रहा है। ए का डिफ्लेक्शन हमें मेंशन नहीं किया, बट हमें बी का दिया है। बी पे डिफ्लेक्शन है 10 mm और सी पे डिफ्लेक्शन है 15 mm। अब अगर हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएं तो अगर 500 का लोड ए पर लग रहा है तो बी पे डिफ्लेक्शन 10 है और 15 है, तो अगर हम 100 का लोड लगाएं ए पर तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 1/5 हो गया, 5 का डिवाइड, तो ये भी 1/5 हो जाएगा। तो 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 mm बचेगा, और 15 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 mm बचेगा। मतलब अगर 500 का लोड लगने पे वहां 10 और 15 आ रहा है तो 100 का लगता तो 2 और 3 mm आता। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट ए। ए पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, ए पे डिफ्लेक्शन बताइए। अगर बी पे लोड हमने 100 लगा दिया और वहीं पर उसी टाइम हमने सी पे लोड 300 लगा दिया, ठीक है, बी पे कितना लगा दिया 100 और सी पे कितना लगा दिया 300, तो फिर ए पे कितना आएगा। तो हम लगाएंगे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। समझना, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम अगर हम लगाएं, मैक्सवेल थ्योरम, तो अभी हमने क्या समझा, अगर हमारा लोड डिफ्लेक्शन एट ए, डिफ्लेक्शन एट बी, डिफ्लेक्शन एट सी, अगर हमारा लोड 100 का ए पे लग रहा है तो ए पे डिफ्लेक्शन नहीं दिया, बट बी पे हमारा कितना निकल के आया था 2 mm और सी पे कितना आया था 3 mm। अभी हमने पढ़ा। इसका उल्टा बोले मतलब अगर हम 100 का लोड बी पे लगा दें, 100 का लोड बी पे लगा दें, तो फिर ए पर कितना आ जाएगा। अभी लोड ए पे था 100 का और बी पे डिफ्लेक्शन देखा, अब लोड बी पे लगा दें तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम बोलती है यहां भी 2 mm का आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बी पे कितना लोड लगाना है 100, तो बी पे जब 100 लगाएंगे तो ए पे डिफ्लेक्शन आएगा 2 mm। ये हमने एक चीज निकाली। दूसरा, अगर हम 100 का लोड सी पे लगा दें
अगर ए पर 100 का लगाया तो सी पे डिफ्लेक्शन 3 mm है, तो अगर सी पर 100 का लोड लगा दें तो ए पे डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, 3 mm। ए पर 100 का, सी पर 3, तो अब सी पर 100 का लोड तो ए पर डिफ्लेक्शन 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, सी पे कितना लोड लगाना है, 300। मतलब अगर मैं इसका यहां पर 3 गुना कर दूं तो ये 300 हो जाएगा, तो फिर इस डिफ्लेक्शन का भी हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये 9 mm हो जाएगा। मतलब कि जब 100 का लोड बी पे लगे तो 2 mm आएगा, और 300 का लोड सी पे लगे तो ए पे डिफ्लेक्शन 9 mm आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों लोड साथ में लग रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर 11 mm आ जाएगा। 11 mm, मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आंसर यहां पर कितना आ गया, 11 mm, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ बीम कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लेंथ। एक बीम पे यूडीएल लग रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द स्ट्रेन एनर्जी विल बी द मैक्सिमम। देखिए हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है पहले ऑप्शन में, और उस पे पूरे में यूडीएल लग रहा है। ठीक है, कंपेयर करना है तो लेंथ तो सेम माननी पड़ेगी। वहीं पर एक और कंडीशन है, हमें सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे पूरे में यूडीएल है, तो डिफ्लेक्शन निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी पूछा है। एक और है प्रॉप्ड कैंटिलीवर, और प्रॉप्ड कैंटिलीवर में यूडीएल दे रखा है तो हम निकालें, और साथ में एक और है फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम के अंदर जब लोड लगेगा तो हम यूडीएल लगेगा, और फिर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। देखो सिंपल सा फंडा है, आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। अब लोड तो तीनों चारों ही केस में सेम है, बट क्या है, इसका जो डीएस है वो 0 है, इसका भी डीएस 0 है, इसका जो डीएस है वो 1 है, और इसका जो डीएस होगा वो 3 होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर चूंकि इनडिटरमिनेट हैं तो ये थोड़े से रिजिड होंगे, और इन दोनों की तुलना में इनका डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम आएगा। लोड सब में सेम है, बट डिफ्लेक्शन कम है तो एनर्जी कम होगी। मतलब सबसे कम एनर्जी होगी फिक्स्ड वाले केस में, फिर इसमें थोड़ी सी और ज्यादा होगी इसके मुकाबले, फिक्स्ड के मुकाबले। फिर सिंपली सपोर्ट में 2 सपोर्ट हैं, यहां पर एक एंड फ्री है, तो इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें होगी, और इसमें इससे थोड़ी सी कम होगी। मतलब सही आंसर क्या होगा, ए आंसर। किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी, ये हमसे पूछा है। तो कैंटिलीवर बीम में सब कुछ सेम हो तो वहां डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आएंगे, तो लोड चारों केस में सेम है, बट डिफ्लेक्शन जिसमें ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा। नेक्स्ट इज द फिक्स्ड बीम AB हैज अ हिंज C एट मिड स्पान, बीच पर एक हिंज आ गया। अ कंसंट्रेटेड लोड P इज अप्लाइड एट C पर एक हमने पॉइंट लोड लगा रखा है P का, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होगा A पर। देखो अगर सब कुछ सिमेट्रिक है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लें। यहां से कितना लोड लग रहा है हमारा P, ठीक है, और ये जो है हमारा यहां पर एक और A पॉइंट, ये हो गया C डैश, ये हो गया C डबल डैश, और ये हो गया B। इंटरनल हिंज है तो वहां पे 2 रिएक्शन भी आती हैं, तो यहां से हमने रिएक्शन मान ली R1, और यहां से रिएक्शन हमने मान ली R2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो नेट रिएक्शन R1 R2 दोनों सेम होगी, R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। ये हमने इंटरनल हिंज पे इंटरनल रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर दी। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा C डैश पे जो डिफ्लेक्शन है वो C डबल डैश पर होगा, जितना डिफ्लेक्शन यहां आएगा उतना ही डिफ्लेक्शन यहां आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि P इंटू L/2 का होल क्यूब अपॉन 3EI माइनस R1 इंटू L/2 का होल क्यूब अपॉन 3EI बराबर R2 इंटू L/2 का होल क्यूब अपॉन 3EI। ये कैंटिलीवर बीम पे फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन है।
वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, R1 R2 की वैल्यू p/2 के बराबर हो जाएगी, मतलब ये बीच में लग रहा है तो ये सेपरेट हो जाएगा। पर अगर मान लो ये बीच में नहीं होता, अलग अलग होता, तब कैसे इस क्वेश्चन को करते? तो इसको ऐसे करना है कि सेपरेट कर लेना है, दो रिएक्शन, एक रिएक्शन वहां लगाना है कि यहां पे। अब सी डैश पे जो डिफ्लेक्शन आएगा इन दोनों के कारण, उतना ही डिफ्लेक्शन ये अकेला लेकर आएगा। इससे अगर यहां पे हम सॉल्व करें तो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, L/2 का होल क्यूब कैंसल, ये भी कैंसल, 3i कैंसल, तो ये आ गया P बराबर R1 प्लस R2। आप जानते हैं R1 R2 सेम होगा और R के बराबर है, तो ये हम मान लेते हैं P बराबर कितना आ गया 2R, मतलब जो रिएक्शन आएगी वो कितनी होगी P/2। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इस केस में दोनों सेम है तो लोड बराबर बटेगा, मतलब R1 कितना होगा R/2, R1 होगा P/2 और R2 भी होगा P/2। ठीक है, मतलब यहां पर P लग रहा है, यहां से P/2 लग रहा है। अब अगर हम इस केस को देखें तो हमारे पास ऐसा बीम है, यहां से लोड लग रहा है P, यहां से लोड लग रहा है P/2 जो कि R1 आ गया, ये डिस्टेंस है L/2 और हमसे ये MA की वैल्यू पूछी है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर मोमेंट ले लेते हैं। अगर हम A पर मोमेंट लेंगे, A पर मोमेंट इक्विलिब्रियम लेंगे, तो एक तो हो गया P/2 ये वाला फोर्स इंटू L/2, ऊपर ऐसे मोड़ा तो प्लस मान लिया। अब ये वाला P वाला, तो ये हो गया P इंटू L/2 और वो भी उधर मोड़ रहा है तो प्लस का MA बराबर 0। हमें MA की वैल्यू पूछी है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया माइनस का PL/4 और इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का PL/2, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, MA यहीं पे रहा, उधर गया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो PL/2 में से PL/4 जाएगा तो PL/4 बचेगा, तो MA आ गया प्लस का PL/4, MA आ गया प्लस का PL/4। इस डायरेक्शन में माना है प्लस आ रहा है, मतलब सी आंसर है। और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सिर्फ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर ये लेंथ अलग अलग होगी तो जो अप्रोच मैंने आपको बताई वो करना है, पर इसको स्पीड में कैसे कर सकते हैं, चूंकि सिमेट्रिक है तो लोड आधा आधा बढ़ जाएगा, तो यहां P/2 और यहां P/2, तो ये P/2 इंटू L/2, तो P/2 इंटू L/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो PL/4, सीधे मोमेंट आ गया A पर PL/4, ये स्पीड में हो गया। पर ये क्वेश्चन अगर सिर्फ वही होता तो। अगला क्वेश्चन है, फॉर द प्रॉप्ड कैंटिलीवर शोन इन द फिगर अ हिंज इज प्रोवाइडेड सी पर हिंज्ड है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, ये हिंज है, ये फिक्स्ड है, A एंड B सेम लेवल पे है, व्हाट इज द फोर्स रिएक्शन एट द फिक्स्ड एंड A? फिक्स्ड एंड A पर यहां पे फोर्स रिएक्शन कितनी आएगी, एक तो V आएगा कि MA आएगा, MA नहीं पूछ रहा है, VA पूछ रहा है, और यहां आएगा VB। तो देखो पहला तो क्या है, VA प्लस VB बराबर P, ये पहली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा ये इंटरनल हिंज है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C बराबर 0 होगा। इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट, राइट साइड से मोमेंट निकालें तो कितना हो जाएगा, VB इंटू ये डिस्टेंस कितनी है L/2 बराबर 0, तो VB आ गया 0। VB अगर 0 आ गया, इसमें रख देते हैं, ये हमने वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाया था, VB 0 है, इसका मतलब VA कितना हो जाएगा P। तो हमसे फोर्स रिएक्शन पूछा है तो V आ गया P, A पर पूछा है। मतलब ये ध्यान रखना है, जब भी कोई प्रॉप्ड कैंटिलीवर वाला क्वेश्चन हो और इंटरनल हिंज पहले दे रखा हो और इधर कोई लोड नहीं है दूसरे स्पान पर, तो ये सीधे 0 हो जाएगा, और ये 0 तो जितना ये लोड दे रखा है उतना ही ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। इसमें अगर मान लो हमसे MA पूछते तो हम MA कैसे निकालते, यहां पे कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ P इंटू L/4, तो MA की वैल्यू कितनी आ जाएगी PL/4। पर MA नहीं पूछा है क्वेश्चन में, पूछते तो ऐसे कर देते क्योंकि ये हो गया 0, तो सिर्फ हमारे पास इतना हिस्सा बचेगा, तो ये P है इंटू डिस्टेंस L/4, तो MA आ जाएगा PL/4। अगला क्वेश्चन है, assertion reason force method of analysis is not convenient for computer programming and bandwidth of flexibility matrix is much larger compared to that of stiffness matrix।
तो इसमें बच्चों दोनों स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिन मेथड की अवेलेबल है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट मेथड। उनकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। फोर्स मेथड की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फोर्स मेथड है, तो उनकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होती हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब है जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, एमडीएम, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, साथ में स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड, उनका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना आसान है। मेनली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए स्टीफनेस मैट्रिक्स यूज की जाती है और उससे स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि फोर्स मेजर कन्वीनियंट नहीं है, सही स्टेटमेंट है। फोर्स मेजर थोड़ी सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए उसका प्रोग्रामिंग कर बनाना, कोडिंग बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें आपके जो रिडंडेंट्स आते हैं वो ज्यादा आते हैं। बैंडविड्थ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज मच लार्जर, ये सही है। बैंडविड्थ मतलब कि जो रिडंडेंट आएंगे, जो अननोन आते हैं, हम किसी फ्रेम को एनालाइज कर रहे हैं तो फ्रेम में क्या होता है, रिडंडेंट जो फोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो बैंडविड्थ मतलब कोडिंग जो करनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये एकदम सही है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। A fixed beam with central point load undergoes a slight settlement at one end. हमारे पास एक फिक्स्ड बीम है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, सेंट्रल पॉइंट लोड है बीच में, बीचों बीच पॉइंट लोड लग रहा है। तो फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा सही आंसर है। मोमेंट इंड्यूस दोनों एंड पर सेम होंगे, मोमेंट इंड्यूस उस एंड पे ज्यादा होंगे जहां सेटलमेंट हुआ है, मोमेंट इंड्यूस वहां ज्यादा होंगे जहां नहीं हुआ है, और दोनों तरफ जीरो मोमेंट आएंगे। देखो ये क्वेश्चन फिक्स्ड एंड मोमेंट से है। जब सेंटर में पॉइंट लोड लगता है तो एम बार ए बी की जो वैल्यू होगी वो होती है -PL/8, और एम बार बी ए जो होता है, इस पे जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आता है वो आता है +PL/8। अब साथ में मान लो कि हमारा जो बी वाला एंड है वो थोड़ा सा सेटल करा, ठीक है, नीचे की तरफ क्या हो गया, सेटल कर गया, तो उसके भी फिक्स्ड एंड मोमेंट आएंगे। तो वो जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आते हैं वो आते हैं -6EI डेल्टा के अपॉन में L²। अगर राइट सपोर्ट, हम मान लेते हैं एग्जांपल में राइट सपोर्ट यानी बी वाला सेटल हुआ है, नीचे खसका है, तो जो सिंकिंग सपोर्ट मोमेंट आते हैं वो आते हैं -6EI डेल्टा बाय L², और यहां आते हैं -6EI डेल्टा बाय L²। अब अगर ध्यान से देखें तो जो हमारे पास फाइनल फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो ये माइनस माइनस है, तो दोनों जुड़ेंगे तो ज्यादा आंसर आएगा, और यहां एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहां पे आंसर लेस हो जाएगा और यहां पे आंसर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर लेफ्ट सपोर्ट सिंक करता, लेफ्ट सपोर्ट, तो वैल्यू सेम आती, पर यहां प्लस आता और यहां भी प्लस, तो प्लस और प्लस वो ज्यादा हो जाता और माइनस और प्लस कम हो जाता। तो यानी कुल मिलाकर जिधर सिंकिंग हो रहा है उधर मोमेंट कम हो रहे हैं, और जहां सिंकिंग नहीं हो रहा, जहां सेटलमेंट नहीं हो रहा, वहां ज्यादा आंसर आ रहा है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, सी आंसर, मोमेंट इंड्यूस विल बी मैक्सिमम एट द एंड हैविंग नो सेटलमेंट। दो सपोर्ट में से जिधर सिंकिंग नहीं होगा उधर मोमेंट ज्यादा आएंगे। तो हमारे पास सही आंसर हो गया इसका सी आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। An increase in the temperature on the top fiber of a simply supported beam will cause, तो सपोज मान लीजिए हम यहां पे एक बीम ले लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम हमें बोल रहा है, ठीक, और ये इस प्रकार से दो सपोर्ट पे सपोर्टेड है। अब अगर सपोज मान लीजिए इसमें जो इसका अपर फाइबर है, अपर फाइबर मतलब कि ये वाला हमारे पास जो हिस्सा है, इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, ये से एक्सपांड होगा ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, ये से एक्सपांड होगा, और जब ये एक्सपांड होगा तो जो बीम है वो इस प्रकार से कुछ डिफॉर्म होगी,
और जब बीम ऐसे डिफॉर्म होगी, मतलब ये सपोर्ट है, तो बीम में डिफ्लेक्शन किधर आया, अपवर्ड डायरेक्शन में आया कि डाउनवर्ड में, अपवर्ड में आया। वहीं पर अगर लोअर फाइबर के अंदर, जैसे ये बीम है और इसका जो बॉटम फाइबर है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते, मतलब जो बॉटम हिस्सा है उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसमें ऐसे एक्सपांशन होगा, मतलब बीम जो है वो फिर इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होती। सो देयर विल बी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, मतलब अगर नीचे वाले पे टेम्परेचर बढ़ाएं तो डाउनवर्ड होगा, पर ऊपर वाले का बढ़ाएं तो वो हॉगिंग शेप ले लेगा, और हॉगिंग शेप मतलब अपवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी अपवर्ड डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ अगर टेम्परेचर बढ़ाया टॉप फाइबर का। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बीम इज हिंज्ड एट एंड ए, मतलब ए पर हिंज्ड है बीम और जो सामने वाला एंड है बी वो फिक्स्ड है, और अगर हम यहां पर मोमेंट लगा रहे हैं ए पर एम, तो बी पर जो मोमेंट आएगा वो कितना होगा, बी पर मोमेंट जो आएगा वो कैरी ओवर मोमेंट कहलाता है। और कैरी ओवर मोमेंट पता करने के लिए हम कैरी ओवर थ्योरम लगाते हैं, और वो बोलता है कि अगर एम हमने पॉजिटिव लगाया तो सामने वाला एंड अगर फिक्स्ड है तो वहां पर भी सेम साइन का जस्ट हाफ ट्रांसफर होगा, मतलब अगर m लगाया प्लस m तो वहां भी प्लस m बाय 2 आएगा क्लॉकवाइज, मतलब सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि एंड a जो है वो हिंज्ड है और सामने वाला एंड भी हिंज्ड है, और अगर यहां पर हमने मोमेंट m लगाया तो इस केस में जो यहां पर कैरी ओवर मोमेंट आता वो जीरो हो जाता। अगर सामने वाला हिंज्ड है तो फिर जीरो मोमेंट ट्रांसफर होगा। वहीं पर अगर बोला होता कि एंड ए हिंज्ड है, सामने वाला एंड फिक्स्ड है, बट बीच में इंटरनल हिंज है, यहां से दूरी ए और ये दूरी बी है, तो इस केस में अगर हम मोमेंट एम लगाते तो सामने वाला जो कैरी ओवर मोमेंट होता वो होता एम इंटू बी अपॉन ए, और अगर ये दूरी सेम हो जाती, बी और ए सेम होता तो 1 हो जाता, तो फिर अगर यहां एम लगा तो वहां भी प्लस एम आता, मतलब सामने वाला एंड फिक्स्ड है तब ही कैरी ओवर मोमेंट आएगा, और अगर इंटरनल हिंज नहीं है तो जस्ट हाफ हो जाएगा, प्लस एम तो प्लस एम बाय 2, माइनस एम तो माइनस एम बाय 2, कुछ नहीं दिया तो प्लस एम मानेंगे, इसलिए सही आंसर प्लस एम बाय 2 होगा, ना कि माइनस एम बाय 2। और अगर बीच में इंटरनल हिंज है तो एम बी अपॉन ए होगा, और बी और ए सेम हो गया, इंटरनल हिंज बीच में है तो फिर एम बन जाएगी, बी और ए कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 12 एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। एक बीम है जो दोनों एंड, मतलब उसकी टोटल लंबाई कितनी है 2L, और ये भी फिक्स्ड है ये भी फिक्स्ड है, ए और बी हमने मान लिए। व्हाट इज द मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट रोटेशन एट द सेंटर ऑफ द बीम। तो अगर हम यहां पे रोटेशन करते हैं, मान लो मोमेंट लगाते हैं, तो यूनिट रोटेशन के लिए कितना मोमेंट लगेगा, अगर सेंटर पे ऐसा कोई मोमेंट लग रहा है तो स्टीफनेस जो होता है वो होता है मोमेंट अपॉन थीटा, और इसको 1 मान ले तो के एम के बराबर होता है, मतलब फ्लेक्सुरल स्टीफनेस का फॉर्मूला होता है मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन। तो अगर वो हमसे यूनिट रोटेशन बोल रहा है कि यूनिट रोटेशन के लिए कितना मोमेंट लगेगा, तो इसका मतलब है वो हमसे स्टीफनेस पूछ रहा है जॉइंट सी का। अब अगर हम सी का स्टीफनेस निकालें तो हमें सीए का भी स्टीफनेस लेना पड़ेगा और सीबी का भी लेना पड़ेगा। अगर सीए को देखें तो जॉइंट सी को जॉइंट मान ले तो सामने वाला एंड फिक्स्ड है, तो इसका स्टीफनेस होता है 4EI अपॉन एल, और इसका स्टीफनेस भी सामने वाला फिक्स्ड है 4EI अपॉन एल, तो ये हो जाएगा 8EI अपॉन एल। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 8EI अपॉन एल। अगर मान लो ये एंड हिंज्ड होता तो फिर इसमें फॉर्मूला होता 3EI अपॉन एल और ये 4EI, तो फिर आंसर होता 7EI अपॉन एल, और दोनों हिंज्ड होते तो फिर ये भी 3EI अपॉन एल ये भी 3, तो फिर 6EI अपॉन एल आंसर होता। अभी दोनों फिक्स्ड हैं, तो अगर किसी जॉइंट के दोनों एंड फिक्स्ड हो तो फिर स्टीफनेस 4EI अपॉन एल होती है, दोनों को जोड़ देंगे तो वो टोटल जॉइंट की आ जाएगी,
और वही हमसे पूछा है कि सी पर हमें कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा यूनिट रोटेशन के लिए, और मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन एट सी मतलब सी का स्टीफनेस, मतलब जॉइंट का स्टीफनेस, तो वहां जो दोनों मेंबर मिल रहे हैं उनके स्टीफनेस का सम होगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Carney's method, hinged column is replaced by an equivalent column fixed at the base with length and stiffness S. अगर Carney's method में अगर हमारे पास एक hinged column है तो उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? 1.5 times the original length and 3/4 the stiffness of original column. 1.5 times the original length and stiffness is original column. Same length is original column but stiffness 3/4 of original column. Stiffness twice the original column length and 1.5 times the stiffness of original column. तो Carney's मेथड में ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉलम है ए बी और उसका एक एंड हिंज्ड है तो उसको जब हम रिप्लेस करते हैं कॉलम से जिसका एंड हम फिक्स्ड मान लेते हैं, तो यहां पर लंबाई तो हम वही लेते हैं बट जो स्टीफनेस पहले थी तो इसकी जो स्टीफनेस मानते हैं हम 3/4 मान लेते हैं पुराने वाले की 3/4, और ये रिलेटिव स्टीफनेस वाला कॉन्सेप्ट है। जो हिंज्ड कॉलम है उसकी स्टीफनेस मतलब अगर कॉलम फिक्स्ड है तो उसकी स्टीफनेस का फॉर्मूला कितना होता है 4EI/L। वहीं पर अगर कॉलम का एक एंड हिंज्ड है तो स्टीफनेस का फॉर्मूला कितना होता है 3EI/L। मतलब अगर देखें तो हिंज्ड कॉलम वाले का जो स्टीफनेस होगा वो फिक्स्ड वाले का कितना होगा 3/4 टाइम्स। इसलिए जब हम हिंज्ड कॉलम को एंड पर फिक्स्ड कर देंगे तो लंबाई तो सेम रहेगी बट स्टीफनेस ओरिजिनल वाले की 3/4 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, सेम लेंथ इज ओरिजिनल कॉलम। तो कानीज मेथड में आपको बात ध्यान रखना है, कानीज मेथड इटरेटिव अप्रोच यूज करते हैं और इसको रोटेशन कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहा जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है और इसमें अगर मेंबर का जो एंड है वो फिक्स्ड है तो एंड पे रोटेशन 0 है तो उसका रोटेशन कंट्रीब्यूशन भी हम 0 मान लेंगे। बट अगर एंड फिक्स्ड एंड हिंज्ड है या पिन है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसमें? फिक्स्ड वाले में, तो लंबाई सेम लेंगे और रिलेटिव स्टीफनेस 3/4 मानी जाती है। तो ये दो बात आप इसमें ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज अ स्टीफनेस मेथड इन विच जॉइंट डिस्प्लेसमेंट आर फाउंड बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन एट ईच जॉइंट। तो ये सही स्टेटमेंट है। दो मेथड होती है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेथड में 4 एग्जांपल हैं, एक तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, एक कानीज मेथड, एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और एक स्टीफनेस मैट्रिक्स। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है वो स्टीफनेस मेथड है, सही बात है। और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है वहां पे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को अननोन माना जाता है और उनको सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करते हैं, सही बात है। अगला है द डिस्प्लेसमेंट एट अ जॉइंट ऑफ द मेंबर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेंबर एट द फार एंड ऑफ द जॉइंट। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है जॉइंट के वो फार एंड के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन। दोनों करेक्ट हैं बट दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक जॉइंट है ए और एक जॉइंट है बी, और इसमें अगर हम एम ए बी का फॉर्मूला देखें तो एम ए बी का फॉर्मूला होता है एम बार ए बी प्लस 2EI/L और अंदर यहां पर आता है 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल। ठीक है, मतलब जो भी स्लोप डिफ्लेक्शन आएंगे उसका जॉइंट के डिफ्लेक्शन से कोई इंडिपेंडेंट है। ए का बी से कोई संबंध नहीं, बी का ए से कोई संबंध नहीं, और एम बी ए निकालेंगे तो वो होता है एम बार बी ए प्लस 2EI/L और इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाय एल। तो कोई रिलेशन नहीं है आपस में डेल्टा और थीटा का। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। एक यहां पर बोल रहा है स्ट्रेन एनर्जी मेथड, एक है ऑप्शन में देखो स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो है बच्चों वो एक फोर्स मेथड है, ये ध्यान रखना। और फोर्स मेथड जो होती है उसको फ्लेक्सिबिलिटी या कंपैटिबिलिटी मेथड बोलते हैं। मतलब ए वाला जो मैच हो रहा है वो 2 से हो रहा है।
अगला स्लोप डिफ्लेक्शन जो मेथड है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन सी होती है? स्टीफनेस मेथड, मतलब बी वाला कहीं ना कहीं फोर्स से मैच हो रहा है। कानीज मेथड जो है उसमें हम इटरेशन लगाते हैं, अभी हमने पढ़ा था रोटेशन कंट्रीब्यूशन, तो डी मैच हो रहा है फोर्स से। और वहीं पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इस मेथड को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था हार्डी क्रॉस, और इसमें हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इसलिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। ये नोट्स में मैंने आपको बताया है। इसलिए सी मैच होगा 1 के साथ, तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा? ए का 2 मतलब पहले 2 आएगा, फिर बी का 4 तो फिर पहले आएगा 2 फिर आएगा 4, फिर सी मैच हो रहा है 1 के साथ और डी मैच हो रहा है 3 के साथ, मतलब 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 डी वाले में मैच हो रहा है, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड फोर्सेस आर टेकन इज अननोन। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फोर्स मेथड जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट मेथड है, और वहां पे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को अननोन माना जाता है। फोर्सेस को अननोन कहां मानते हैं? फोर्स मेथड में। अगला, इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जॉइंट रोटेशन आर टेकन इज अननोन, ये सही है। डिस्प्लेसमेंट यानी जॉइंट रोटेशन को अननोन मानते हैं। अगला, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बीम एंड फ्रेम हैविंग सेटलमेंट एट द सपोर्ट। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, सेटलमेंट आ रहे हैं सपोर्ट पर, सिंकिंग मोमेंट आ रहे हैं तब भी यूज कर सकते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज ऑल्सो नोन एज फोर्स मेथड, गलत है। फोर्स स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो सही कौन सा हो गया? बी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? देखो 4 ही डिस्प्लेसमेंट मेथड है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानीज मेथड, स्टीफनेस मैट्रिक्स और स्लोप डिफ्लेक्शन। तो एक ऑप्शन में है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जीए मैनी, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को हार्डी क्रॉस ने दिया था। मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सवेल मोहर, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, ये तीनों मेथड फोर्स मेथड है, और फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड या फोर्स मेथड को कंपैटिबिलिटी मेथड भी कहा जाता है, कंपैटिबिलिटी मेथड। तो सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज इफ द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर ऑफ स्पान एल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, एक कैंटिलीवर बीम है, लेंथ एल और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, अंडरगोज ए यूनिट रोटेशन, यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर वहां पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो जाए विदाउट अंडरगोइंग रोटेशन, मतलब यहां पे ऐसे लोड के कारण इसमें डिफ्लेक्शन आ जाए 1 अमाउंट का यूनिट विदाउट अंडरगोइंग रोटेशन, मतलब ये ऐसी कुछ हो जाएगी, ऐसा कुछ आप मान लो। सिंकिंग कितना आ गया? 1 अमाउंट का, बट रोटेट नहीं हुआ, मतलब वो वाला भी फिक्स्ड है, तो कितना बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड एंड पे जनरेट होगा? तो देखो अगर राइट सपोर्ट सिंक होता है तो यहां पे जो मोमेंट आते हैं और ऐसे ही आपके इधर भी ऐसे ही मोमेंट आएंगे, तो जो ये मोमेंट आते हैं इनकी वैल्यू होती है 6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। अगर राइट सपोर्ट सिंक होता है तो दोनों जो मोमेंट आते हैं वो सेम आते हैं माइनस के, तो डेल्टा कितना है? 1 है। वो पूछ रहा है फिक्स्ड एंड पे, मतलब इसका पूछ रहा है, तो यहां पे कितना होगा? -6 EI डेल्टा हो गया कितना? 1 यूनिट अमाउंट अपॉन एल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 6 EI के अपॉन में एल स्क्वायर। साइन को भी हम हटा देते हैं, तो सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, 6 EI अपॉन एल स्क्वायर। अगर ये हिंज्ड होता, ये एंड हिंज्ड होता, ठीक है, और यहां पे आता तो फिर 3 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर और 3 EI बाय डेल्टा बाय एल स्क्वायर होता, तो 3 EI अपॉन एल स्क्वायर फिर आंसर होता। अभी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, तो फिर 6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक्सल बेंडिक्सन एक साइंटिस्ट का नाम है, हार्डी क्रॉस, विंकलर और सेंट वेनेंट। देखो सेंट वेनेंट जो मेथड है, ये साइंटिस्ट है, इनको हम सोम में पढ़ते हैं, और ये थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी से संबंधित है। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑप्शन में देखते हैं लिस्ट 2 में,
थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी पहले ऑप्शन में दिया है, मतलब D1 के साथ मैच होगा। हार्डी क्रॉस बताया था अभी आपको, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड उन्होंने दी है। विंकलर मेथड ने, विंकलर साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ कर्व्ड बार्स दी है, ध्यान रखना। और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड फाइनली जो दी है वो जीए मैनी ने दी है, बट उससे कई सारे अलग अलग और भी साइंटिस्ट थे। उनमें से एक साइंटिस्ट थे एक्सल बेंडिसन। एक्सल बेंडिसन ने जीए मैनी के पहले दी थी, बट ज्यादा जो यूजफुल फॉर्मूले हैं वो जीए मैनी के थे, इसलिए मेन साइंटिस्ट हम जीए मैनी मानते हैं। पर एक्सल बेंडिक्सन ने भी उनके पहले स्लोप डिफ्लेक्शन दी थी, बट उनका जो फॉर्मेट था उतना इजी टू यूज नहीं था। यानी ए वाला मैच हो रहा है 3 के साथ, फिर बी वाला मैच हो रहा है 4 के साथ, सी वाला मैच हो रहा है 2 के साथ, और फिर 1, 3 4 2 1, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। Next is the moment required to rotate the near end of a prismatic beam through a unit angle without translation when the far end is fixed. अगर कोई जॉइंट है और सामने वाला एंड फिक्स्ड है तो कितना मोमेंट लगेगा? मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन। अगर हम यूनिट रोटेशन लाते हैं तो कितना मोमेंट लगेगा? तो मोमेंट फॉर यूनिट रोटेशन इज नथिंग बट द स्टीफनेस। मतलब हमें स्टीफनेस बताना है। अगर फार एंड फिक्स्ड है, फार एंड फिक्स्ड है तो स्टीफनेस होता है 4EI/L। वहीं पर फार एंड हिंज्ड होता है तो 3EI/L, और सामने वाला फ्री है तो फिर 0 होता है। तो अभी फार एंड फिक्स्ड है तो सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, फार एंड फिक्स्ड 4EI/L। नेक्स्ट इज अ सिंगल बे पोर्टल फ्रेम ऑफ हाइट h। एक सिंगल बे पोर्टल फ्रेम है, सिंगल बे मतलब ऐसा पोर्टल फ्रेम है और उसकी हाइट है h, फिक्स्ड एट द बेस। आगे क्या बोल रहा है? इज सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट द टॉप। मतलब यहां पर ऐसा टॉप पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है डेल्टा अमाउंट से, तो वो ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेस पर मोमेंट कितना आएगा? अब अगर फार एंड फिक्स्ड है तो आपको पता है यहां पे डिफ्लेक्शन, यहां पे डिफ्लेक्शन, यहां पे डिफ्लेक्शन, और यहां पर हर जगह डिफ्लेक्शन कितना आएगा? 6EI डेल्टा अपॉन लेंथ कितनी है? h²। तो 6EI डेल्टा अपॉन h²। यहां भी आ जाएगा 6EI डेल्टा अपॉन h², और यहां भी आ जाएगा 6EI डेल्टा अपॉन h²। अगर ये एंड हिंज्ड होता कोई सा भी तो फिर वो 3EI डेल्टा अपॉन h² आता। पूछ रहा है बेस मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/h के, 1/h², 1/h³ या 1/h4। तो ये जो मोमेंट आए किसके प्रोपोर्शनल है? h की पावर 2 के इनवर्सली है। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 1/h²। ठीक, तो ये था बच्चों हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पे सेकंड सेशन, जहां पर हमने मेथड्स और थ्योरम्स पे क्वेश्चन करे। ऐसे ही एक और सेशन में आपको लेकर आऊंगा जिसमें हम ILD, ट्रसेस, मेथड्स पे और आर्चेस पे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।